हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है, एज लिमिट को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, बॉन्ड वगैरह को लेकर। तो आपके सारी क्वेरीज के आंसर इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपकी जो भी क्वेश्चन रहेगी सबका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहला सवाल है कि एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी रहती है, कितनी बार हम एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को दे सकते हैं। तो एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को आप चाहो जितनी बार भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं रहती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ एज लिमिट रहती है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप मैक्सिमम 28 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हो, और बाकी कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अब कुछ कैंडिडेट्स का सवाल है कि अगर मेरी एज 28 ईयर्स की होने वाली है अप्रैल के मंथ में या मई के मंथ में, और मई के मंथ में ही नोटिफिकेशन आने वाली है, तो क्या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। यानी कि अगर 15 डेज या 20 डेज का गैप रहता है या 1 मंथ का गैप रहता है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए, जब भी नोटिफिकेशन निकलती है उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस डेट के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। तो अगर उस डेट तक आपकी जो भी एज रहती है वो आपको चेक करना है, और अगर आपकी एज 28 ईयर्स से ज़्यादा होती है, एक दिन भी ज़्यादा होती है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अब कई कैंडिडेट्स का सवाल है कि क्या फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन रहता है कि इस डेट से पहले तक अगर आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाती है तो ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डर लगता है कि अगर मैं एसबीआई क्लर्क के फॉर्म भर रहा हूँ किसी दूसरे स्टेट से तो मुझे उसी स्टेट में जाके एग्जाम देना होगा। तो ऐसा नहीं है, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो, आपकी जो होम स्टेट है वहाँ से ही आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन बस एलपीटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया हुआ है उस स्टेट में जाके आपको डीवी एंड एलपीटी देना होगा। अगला सवाल है कि क्या सबको एलपीटी देना होगा। तो देखिए, सबको एलपीटी नहीं देना होता है। आपने जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई किया हुआ है उस स्टेट में 4-5 ऑफिशियल लैंग्वेज अगर है तो उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपको आती है, यानी कि अगर आपने क्लास 10th या क्लास 12th में पढ़ा हुआ है और उसके आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए या फिर कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो फिर आपको एलपीटी नहीं देना पड़ेगा। क्या एलपीटी में स्टूडेंट्स फेल होते हैं? तो हाँ, एलपीटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र से में वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें मराठी लैंग्वेज में आपको एलपीटी देना होता है, तो उसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जॉब के बाद की। तो प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है। तो ज्वाइनिंग के बाद आपको 6 मंथ्स की प्रोबेशन पीरियड सर्व करनी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर सपोज मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद भी और मैंने कोई दूसरा एग्जाम दिया हुआ है जिसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर अगर मैं एसबीआई क्लर्क में रिजाइन करता हूं तो मुझे कितना बॉन्ड पे करना होगा। तो एसबीआई क्लर्क में कोई बॉन्ड नहीं रहता है। एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में आपको कोई बॉन्ड नहीं देना होता है। लेकिन हाँ, अगर आप ड्यूरिंग प्रोबेशन अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो फिर आपको 14 डेज की नोटिस पीरियड सर्व करनी होगी। लेकिन अगर आप इमीडिएटली छोड़ना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 15 डेज की जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो आपको पे करना होगा। तो वो आप सेम डे में ही छोड़ के जा सकते हो, रिजाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में कंफर्मेशन हो जाती है और तब आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो आपको 30 डेज की नोटिस पीरियड सर्व करनी होती है, या फिर आप चाहो तो 30 डेज की जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो पे कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको सेम डे में आपको आपकी रेजिग्नेशन हो जाएगी। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और किस स्टेट से एसबीआई क्लर्क के फॉर्म भरने वाले हो। थैंक यू।